तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर पावर बनने के बारे में। कैसे दुनिया के ये सारे देश इसके विरोध में होते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और कैसे भारत फाइनली एक न्यूक्लियर पावर बनता है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब को देखा था, जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, जिन्होंने जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। यूएस के बाद में सोवियत रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ये भी न्यूक्लियर पावर्ड देशों में शामिल हो गए। 1964 में चाइना ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो भी एक न्यूक्लियर पावर बन गया। भारत में न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम हो रहा था, जिसको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी कर रहे थे। उन्होंने उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू जी को ये बात बोली थी कि इंडिया को भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब और इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। नेहरू जी न्यूक्लियर पावर में तो इंटरेस्टेड थे, लेकिन उसको बॉम्ब बनाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और पावर सेक्टर में न्यूक्लियर रिसर्च को ही परमिशन दी। डॉक्टर भाभा ने 1954 में एटॉमिक रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना करी, जिसके बाद भारत में न्यूक्लियर रिसर्च की शुरुआत हो सकी। दुर्भाग्य से 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की मौत हो जाती है एक प्लेन क्रैश में, और न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी जिम्मेदारी दूसरे साइंटिस्ट के ऊपर आ जाती है। थोड़े समय बाद इस ट्रॉम्बे का नाम बदल के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी कर दिया जाता है। भारत और चाइना के बीच में ऑलरेडी दुश्मनी चल रही थी। 1962 में सीनो इंडियन वॉर भी होके हटा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साथ में भी 1971 में एक वॉर हुई थी, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसमें चाइना, अमेरिका और यूके ने भारत का विरोध किया था, जो न्यूक्लियर कंट्रीज थी। इवन अमेरिका और इंग्लैंड ने तो अपनी जहाज़ों को भेज के इंडिया को घेर तक लिया था। उस समय अगर न्यूक्लियर पावर सोवियत रूस भारत का साथ ना देता तो शायद उस जंग का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। भारत को अपनी रक्षा के लिए न्यूक्लियर पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन नेहरू जी भारतीय साइंटिस्ट को सिर्फ पावर जनरेशन के लिए ही न्यूक्लियर रिसर्च की परमिशन दे रहे थे। उन्होंने संसद में भी ये बात बहुत क्लियरली बोली थी कि भारत कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। लेकिन सत्ता की कमान जब लाल बहादुर शास्त्री जी के पास आई तो सब कुछ बदल गया। 1966 आते आते जो रूलिंग पार्टी थी, चाहे साइंटिस्ट हो, वो सब ये मान रहे थे कि भारत को भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। दूसरी तरफ जो कंट्रीज ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुकी थी, मतलब यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना, ये सब आपस में मिलके एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाते हैं, एनपीटी। एनपीटी के मेंबर देशों का ये मानना था कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब है, वो इस बॉम्ब को किसी भी और दूसरे देश को नहीं बनाने देंगे। उनका ये कहना था कि ये दुनिया की भलाई के लिए है कि किसी और को ये बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए, लेकिन खुद उनके पास ये पावर रहेगी। यही एक दोहरी नीति थी जिसकी वजह से भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है और इंदिरा गांधी जी सत्ता में आ जाते हैं। 1972 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वो जाते हैं और वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं कि आप एटॉमिक बॉम्ब बनाइए। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए दो टीम्स बनाई गई थी। एक तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टीम थी, जिसको उसके डायरेक्टर राजा रमन्ना जी लीड कर रहे थे, और दूसरी थी डीआरडीओ की टीम, जिसको उसके डायरेक्टर बीडी नाग चौधरी जी लीड कर रहे थे। इसमें टोटल 75 साइंटिस्ट की टीम थी जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, और इसमें सीक्रेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। जब ये बॉम्ब बनाने की बात हुई तो भारत के पास सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि भारत के पास प्लूटोनियम ही नहीं था। ट्रॉम्बे का जो फ्लेनिक्स प्लूटोनियम प्लांट था वो पहले ही बंद हो चुका था, और जो भी बचा हुआ प्लूटोनियम था उसको पूर्णिमा नाम का एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, उसमें एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
तो इस प्रोजेक्ट के लिए पूर्णिमा नाम के उस प्लांट को 1973 में बंद कर दिया जाता है। दूसरी चुनौती आती है न्यूट्रॉन इनिशिएटर बनाने की। इवन यूएस को भी उसको बनाने में बहुत मुश्किल हुई थी। भारत में इसको बनाने का जिम्मा था वासुदेव आर अय्या के ऊपर, जो 1965 से ही इस बारे में सोच रहे थे, इसके ऊपर काम करना चाह रहे थे। फाइनली वो इसको बना के तैयार भी कर लेते हैं। अब जो ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ था, इसको टेस्ट किया जाना था। इसको टेस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया टिकलिंग द ड्रैगन। ये टेस्ट सफल रहा था और अब साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की परमिशन मांगी, जो प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें दे दी गई। टेस्टिंग के लिए चुना गया राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर के बीच का पोखरन का इलाका, क्योंकि ये टेस्ट ऐसी जगह पे किया जाना था जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी ना हो, लोग ना रहते हो। इस टेस्टिंग के लिए आर्मी की मदद से गहरा शाफ्ट बनाया गया और न्यूक्लियर डिवाइस को इसके पास ही असेंबल किया गया और उसमें लगाया गया। इसमें एक ऑब्जर्वेशन बंकर भी वहाँ पे था जहाँ से इस टेस्ट को देखा जा सके। इस बॉम्ब का डेटोनेटर बनाया था प्रणब दस्तीदार ने और उन्हीं को इस बॉम्ब को डेटोनेट करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे ही वो डेटोनेटर को दबाते हैं, भारत न्यूक्लियर पावर की रेस में शामिल हो जाता है। वो न्यूक्लियर टेस्ट बहुत सफल रहता है। उसमें एक इम्प्लोसिव बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था जो ज़मीन के नीचे था, इसलिए रेडिएशन का कोई खतरा नहीं था। जो बॉम्ब यूज़ किया गया था वो भी सिर्फ 12 किलो टन का ही था, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और जब इंदिरा गांधी जी को इसके सक्सेसफुल होने के बारे में बताया गया तो यही कहा गया, बुद्धा स्माइल्स। 18 मई 1974 को हुए इस टेस्ट ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। सारे देशों के साथ ही साथ कनाडा भी इसको देख के चौंक गया। यहाँ कनाडा को मैं स्पेशली मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो प्लूटोनियम इस बॉम्ब को बनाने के लिए यूज़ हुआ था वो कनाडा के द्वारा स्टैब्लिश एक वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी से ही बनाया गया था। इसे स्टैब्लिश करते समय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो ने ये चीज़ कही थी कि अगर भारत कभी भी इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए करता है तो वो भारत के सारे न्यूक्लियर ऑपरेशंस खत्म कर देगा। पोखरण टेस्ट के बाद एग्जैक्टली यही होता है। कनाडा भारत में बनने वाले रिएक्टर प्रोजेक्ट से पीछे हट जाता है और जो न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा था उस पर भी बैन लगा देता है। इंदिरा गांधी जी ने उस समय भी ये चीज़ कही थी कि इंडिया का इरादा न्यूक्लियर वेपन बनाने का या कुछ करने का नहीं है, ये एक पीसफुल फिजन टेस्ट है और ज़रूरत पड़ने पर ही भारत न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, और बनाएगा भी तो उसका इस्तेमाल सिर्फ शांति के लिए ही किया जाएगा। लेकिन पूरी की पूरी दुनिया भारत के खिलाफ होकर खड़ी हो गई। इसके बाद भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, बहुत सारी ट्रीटी थोपने की कोशिश हुई, जिनमें से एक थी CTBT, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इस ट्रीटी को साइन करने का मतलब था कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर ही नहीं सकते, ना पानी में कर सकते हैं, ना ज़मीन के ऊपर कर सकते हैं, ना हवा में कर सकते हैं, आप कहीं पे न्यूक्लियर टेस्ट कर ही नहीं सकते। एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी बनाया गया, NSG। इसमें भारत को मेंबर नहीं बनाया गया और ऊपर से भारत के ऊपर न्यूक्लियर रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी सप्लाई पे भी बैन लगा दिया गया। भारत पे हर तरीके से दबाव बनाया जा रहा था। CTBT को साइन करने की बात हो या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात छोड़ने की बात हो, कनाडा ने भी भारत को एक प्रोलिफरेशन ट्रीटी थोपने की कोशिश की। भारत ने उसका भी बहुत विरोध किया। कनाडा ने सारे के सारे जो न्यूक्लियर एड्स थे भारत के वो बंद कर दिए। उसी समय खबर ये भी आती है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी एक न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। अब भारत के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना एक नेसेसिटी हो चुकी थी। 1988 में जनता दल इलेक्शन जीतता है, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के डर से कोई भी PM न्यूक्लियर टेस्ट को आगे नहीं बढ़ाता। 1995 में PM बने PV नरसिम्हा राव एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देते हैं और पोखरण में टेस्ट करने की तैयारी होने लगती है। लेकिन इससे पहले वाले टेस्ट के बाद अमेरिका सतर्क हो चुका था। वो भारत के न्यूक्लियर टेस्ट की जो जगह थी पोखरण, उसके ऊपर पूरी की पूरी नज़र रख रहा था, सैटेलाइट्स के थ्रू, अपने जासूसों के थ्रू, और उन्हीं की मदद से उनको ये बात पता चल जाती है कि भारत एक और टेस्ट प्लान कर रहा है। उस समय के जो US के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन,
वो डायरेक्टली भारत के पीएम पीवी नरसिम्हा राव को फ़ोन करते हैं और इस टेस्ट को ना करने की चेतावनी देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर भारत ने ऐसा कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ये उसके लिए बहुत खतरनाक अंजाम लेके आएगा। इसके बाद सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा साथ दिया और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कही। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी वो सरकार थोड़े ही दिनों में गिर गई। 1998 में ये दोबारा पावर में आए और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट को फिर से हरी झंडी दिखा दी। ये प्रोजेक्ट था वो पूरे जोर शोर से शुरू हुआ और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा डीआरडीओ के हेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। उनका साथ दिया भाभा एटॉमिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के हेड अनिल कांकोडकर जी ने और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड आर चिदम्बरम जी ने। इस टेस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था सीक्रेसी, गोपनीयता, क्योंकि सारे के सारे देश इंडिया के ऊपर नज़र रखे हुए थे, चाहे वो अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स हों, चाहे कोई जासूस हों, चाहे कुछ भी हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो। भले ही रशिया भारत का एक मित्र देश था, लेकिन वो भी भारत के न्यूक्लियर पावर बनने के इतने फेवर में नहीं था। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस समय ये थी कि जो भी चीज़ें की जा रही हैं उन्हें छुपा के किया जाए। इतना बड़ा जो एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जाना है उसको छुपा के किया जाए। ऐसे में इस काम को आर्मी की 58th इंजीनियर रेजिमेंट को सौंपा जाता है, जो साइंटिस्ट के साथ में मिलके एक ऐतिहासिक मिशन प्लान करते हैं, ऑपरेशन शक्ति। जो भी साइंटिस्ट इस टेस्ट साइट पे काम करने के लिए आते थे वो सब आर्मी की यूनिफॉर्म में होते थे। उन्हें कोड वर्ड में बात करनी होती थी। इवन लोगों के नाम भी बदल के कोड नेम रखे गए थे। जैसे डॉक्टर कलाम की अगर बात की जाए तो उनका कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज और एटॉमिक एनर्जी के हेड डॉक्टर आर चिदम्बरम जी का नाम था मेजर जनरल नटराज। टेस्ट साइट में ज़्यादा से ज़्यादा काम रात को ही किया जाता था, क्योंकि जो स्पाई सैटेलाइट्स थी वो रात में इतना क्लियर विजन नहीं रखती थी। सैटेलाइट को रिपोजिशन होके पोखरण पे आने से पहले पूरी की पूरी लोकेशन को वैसे ही कर दिया जाता था जैसे वो हमेशा से थी, ताकि ऐसा लगे जैसे वहाँ कहीं कुछ हुआ ही ना हो। मान लो कहीं कुछ खुदाई की गई है, कहीं से कोई गाड़ी निकली है, टायरों के निशान हैं, गड्ढे हैं, उनको बिल्कुल वैसे का वैसा ही कर दिया जाता था जैसा उस सैटेलाइट के गुजरने से पहले था, ताकि किसी तरीके से पता ना चल सके। सेंसर केबल्स जो थे उनको रेत से ढक दिया जाता था। बॉम्ब का जो शाफ्ट था उसको कैमोफ्लाज नेटिंग से ढक के रखा जाता था, ताकि किसी भी काम का पता ना लगे। आर्मी ने एक और प्लान बनाया था। वो पोखरण रेंज के पास में ही एक क्रिकेट का मैच टाइप का खेलते थे, ताकि सैटेलाइट से अगर कोई देख भी रहा है या जासूस वगैरह भी देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगे कि इस साइट पे कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ तो सिर्फ एक कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, लोग ऐसे ही खेल रहे हैं, न्यूक्लियर वाला ऐसा कोई काम इस साइट पे हो नहीं रहा। एक समय पे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट भी इस साइट पे नहीं रहते थे फॉर द सेम रीज़न। जो साइंटिस्ट किसी दूसरे शहर से आते थे, फ्लाइट से आते थे, वो भी अपना नाम बदल के आते थे, ताकि किसी को ये तक पता ना चल सके कि इस प्रोजेक्ट पे कौन कौन से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। फाइनली आर्मी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के ज़बरदस्त सहयोग और तालमेल से शाफ्ट और साइट दोनों बनकर तैयार हो जाते हैं। बॉम्ब भी बनकर तैयार था। 1 मई 1988 को बॉम्ब को इंडियन एयरफोर्स के प्लेन से जैसलमेर लाया जाता है। वहाँ पे 4 ट्रकों में भर के इस पूरे के पूरे बॉम्ब को पोखरण लेके आया जाता है। इन ट्रकों के काफिले में कोई बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रखी जाती। इनको इवन एक कोड नेम व्हाइट हाउस के नाम से बुलाया जाता है, ताकि किसी को भी पता ही ना चले कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ इन ट्रकों से वहाँ जा रही है। फाइनली आता है वो दिन जब टेस्ट किया जाना था, लेकिन उस समय जो हवा थी वो पाकिस्तान की दिशा में बह रही थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं तो रेडिएशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ अगर जाएगा तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या पता समय से पहले ही कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो टेस्ट को थोड़ी देर रोका जाता है। फाइनली 15:45 आवर्स मतलब 3:45 दोपहर को हवा अपना रुख बदलती है, शांत होती है और भारत वो करके दिखाता है जो अभी तक सिर्फ 5 देश कर पाए थे। भारत एक के बाद एक 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस डेटोनेट करता है। पोखरण की धरती तो कांपती ही है, साथ में इस खबर से पूरी दुनिया भी कांपती है। Today,
At 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसके बाद भारत 2 और न्यूक्लियर टेस्ट करता है जो भारत को एक न्यूक्लियर पावर देश डिक्लेयर कर देते हैं। सभी न्यूक्लियर पावर देश जो होते हैं वो इस टेस्ट की वजह से भारत की आलोचना करते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी पीछे नहीं रहते, वो ये कहते हैं कि एशिया की शांति के लिए भारत का ये न्यूक्लियर टेस्ट एक खतरा है। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. इस टेस्टिंग को लेकर भारत पे बहुत सारे आरोप लगाते हैं सारे देश, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में ये चीज बहुत क्लियरली बोलते हैं कि वो न्यूक्लियर हथियार हमने अपनी रक्षा के लिए बनाए हैं, किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं। हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते। सेम चीज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि ये बॉम्ब जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत की सुरक्षा के लिए हैं। Our work, whatever we are doing for self, that is our national security. क्योंकि थोड़े समय पहले ही 71 में जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ में, तब 2 न्यूक्लियर पावर देश अमेरिका और ब्रिटेन जब हमें घेर के खड़े हुए थे तो हम बहुत ही लाचार महसूस कर रहे थे। अगर उस समय तीसरा न्यूक्लियर पावर देश रूस मदद के लिए नहीं आता तो शायद भारत को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। तो भारत का आत्मनिर्भर होना जरूरी था, जिसके लिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए गए। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस हो या अमेरिका हो, सबने भारत के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक और अलग अलग तरह के सैंक्शंस और बैन लगाए। United action by the Security Council means the international community finds India's actions unacceptable. अमेरिका ने ये भी कहा कि भारत ने CTBT, NPT और NSG का उल्लंघन किया है, लेकिन टेक्निकली अगर कहा जाए तो CTBT में ये कहा गया था कि जल, थल और हवा में टेस्टिंग नहीं करनी है। भारत ने जमीन के अंदर टेस्टिंग करी थी, तो ये किसी तरीके से उसका उल्लंघन नहीं हुआ। NSG के उल्लंघन की अगर बात की जाए तो NSG में कहा गया था कि दूसरे देशों से न्यूक्लियर रिसोर्सेज नहीं मंगाए जा सकते, और ये जो टेस्ट हुए थे, जो बॉम्ब बने थे, ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित थे, इसको भारत ने ही बनाया था, तो NSG का भी उल्लंघन नहीं हुआ। रही बात NPT की, तो उसको तो भारत ने कभी साइन ही नहीं किया था। थोड़े समय के बाद में जो CIA के डायरेक्टर थे वो भी इस बात को सबके सामने आके मानते हैं कि जो इंडिया के ये ऑपरेशन था ये उन्होंने इतनी सक्सेसफुल तरीके से हाइड किया था, इतने गोपनीय तरीके से किया था कि सारी चीज़ें, उनके सैटेलाइट्स हों चाहे उनके गुप्तचर लोग हों, सबके इस्तेमाल करके भी वो इस चीज़ का कहीं से अंदाज़ा तक नहीं लगा पाए कि भारत ऐसा करने वाला है। We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. Simply stated, we did not get it right. It's my responsibility to stand up and tell the American people that we didn't get it. तो सारी दुनिया के विरोध, पाबंदी, जासूसी, दबाव होने के बावजूद भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और एक न्यूक्लियर पावर बना। ये थी भारत की न्यूक्लियर पावर बनने की कहानी। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।